सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप जब भी किसी भी प्रकार की लोन लेते हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या कार लोन हो, किसी भी प्रकार की लोन लेते हो और नेशनलाइज बैंक से लेते हो या कमर्शियल बैंक से लेते हो, जब आपकी लोन हो जाती है उसके बाद बैंक आपके साथ एग्रीमेंट करती है, उसे हम लोन एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, कई बार होम लोन में एग्रीमेंट के साथ रजिस्ट्री मॉर्गेज भी किया जाता है और इक्विटेबल मॉर्गेज भी किया जाता है। तो रजिस्ट्री मॉर्गेज क्या है, इक्विटी मॉर्गेज क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बैंक है जो रजिस्ट्री मॉर्गेज नहीं करती है, जैसे कि HDFC बैंक होगी, ICICI बैंक हो गई, उसके बाद एक्सिस बैंक हो गई, और भी बहुत सारी कमर्शियल बैंक है। लेकिन रजिस्ट्री मॉर्गेज जो है वो नेशनलाइज बैंक करती है। SBI बैंक हो गई, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई। इस तरह की जितनी नेशनलाइज बैंक है ये रजिस्ट्री मॉर्गेज करवाती है। और बहुत सारी ऐसी NBFC कंपनीज भी है जो रजिस्ट्री मॉर्गेज करवाती है। तो आइए, इक्विटेबल मॉर्गेज में और रजिस्ट्री मॉर्गेज में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खर्चे की, कि अगर आपकी होम लोन हो जाती है, आपकी होम लोन सैंक्शन हो जाती है, उसके बाद सबसे पहले आपका जो लोन एग्रीमेंट होता है वही इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। यानी कि वो एग्रीमेंट में अलग अलग पेपर होते हैं, मेमोरेंडम होता है, फिर इंडिमनिटी होती है, वहाँ पे कुछ स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं। और वो स्टाम्प खरीदने के बाद उसे नोटरी होती है या तो फ्रैंकिंग होती है। वो निर्भर करता है बैंक पे, कुछ बैंकें नोटरी करवाती है, कुछ बैंकें फ्रैंकिंग करवाती है। दोस्तों, ये स्टाम्प क्या होता है, फ्रैंकिंग क्या होता है और नोटरी क्या होता है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। तो जैसे ही आपकी लोन हो जाती है, एग्रीमेंट के साथ आपको स्टैम्प लेने पड़ते हैं, स्टैम्प के साथ आपको नोटरी करनी पड़ती है या तो फिर फ्रैंकिंग करनी पड़ती है। उसका नॉर्मली अगर आप खर्चा देखो तो वो एकदम नॉमिनल खर्चा आता है। मैंने ये 5,000 रुपया मैक्सिमम खर्चा लिखा है। फिर वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो वेरी करेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपये तक आपको इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज में खर्चा आता है। अभी उसके अगेंस्ट रजिस्ट्री मॉर्गेज। दोस्तों, रजिस्ट्री मॉर्गेज, अब किसी भी बैंक में अगर लोन करवाते हो और अगर उनकी रजिस्ट्री मॉर्गेज है तो वो लोन एग्रीमेंट के तौर पे आपका ये 5,000 जो स्टाम्प, फ्रैंकिंग, नोटरी का खर्चा तो होने ही वाला है। उसके अलावा आपको रजिस्ट्री मॉर्गेज का पैसा देना होता है। तो ये रजिस्ट्री मॉर्गेज जो होती है वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है, यानी कि जहाँ पे हम प्रॉपर्टी का पंजीकरण करते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो एक जिला में, तालुका हो या जिला हो, वहाँ पे एक सब रजिस्टर्ड का ऑफिस होता है। तो ये रजिस्ट्री मॉर्गेज जो होती है वो सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में मॉर्गेज की जाती है। तो उसका जो खर्चा होता है, जितने की आपकी लोन अमाउंट होती है उतने लोन अमाउंट के 0.35 के आपको स्टाम्प लेने पड़ते हैं। ये वेरी कर सकता है स्टेट के मुताबिक, अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, लेकिन कम से कम आपको 0.35% के स्टाम्प लेने पड़ेंगे जो आपकी लोन अमाउंट सैंक्शन हुई होगी। उसके बाद 6,500 आपको एडवोकेट की फ़ीस देनी होगी। एडवोकेट की फ़ी में चेंजेस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो ड्राफ्ट रेडी होती है, जो मॉर्गेज की ड्राफ्ट रेडी होती है, उसे एडवोकेट टाइपिंग करता है, तो उसके 2,000 तक आपको खर्चा देना पड़ सकता है। उसके बाद जब रजिस्ट्री मॉर्गेज डीड रेडी हो जाती है और वो जब रजिस्ट्रार के यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए जाती है, तो जितनी की लोन अमाउंट हो उसका 1% तक आपको देना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर नॉर्मली अपने 20 लाख की लोन अगर देखें तो 20 लाख की लोन पर आपको 16-17 हज़ार रुपये तक का रजिस्ट्री मॉर्गेज में खर्चा हो सकता है। अब डिफरेंस ये, रजिस्ट्री मॉर्गेज क्यों करवाते हैं और इक्विटेबल मॉर्गेज क्यों नहीं करवाती है कुछ बैंकें, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर आपसे इक्विटेबल मॉर्गेज करवा लिया तो ये सिर्फ बैंकों के पास ही आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब आपका लोन सैंक्शन हुआ, बैंक ने आपसे इक्विटेबल मॉर्गेज कर लिया, एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो सेल डीड होती है वो सेल डीड आपने बैंकों को जमा कर दी, तो वो पूरे सेल डीड बैंकों के पास होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी लोन सैंक्शन हो जाती है और लोन सैंक्शन होने के बाद
एग्रीमेंट होता है और रजिस्ट्री मॉर्गेज होती है। उसके बाद आपको जो सेल डीड होती है वो तो जमा करवानी ही होती है, लेकिन ये रजिस्ट्री डीड होती है जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है। तो आप सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में अगर जाओगे तो प्रॉपर्टी कार्ड या फिर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकालोगे, या फिर अगर आपकी ग्रामीण में प्रॉपर्टी है तो अगर ग्रामीण में आप चेक करोगे तो 7/12 पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितना कर्जा है, यानी कि कितना लाइबिलिटीज़ है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है कि आप सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में देखने जाओगे, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकालोगे या प्रॉपर्टी कार्ड निकालोगे या 7/12 उतारों में देखोगे तो किसी प्रकार की मतलब लाइबिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए बैंकें जो होती है वो रजिस्ट्री मॉर्गेज करवाती है। तो और रजिस्ट्री मॉर्गेज करवाने का एक ये चीज़ भी होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, बहुत सारे इसमें लीगल पेपर अगर नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि बैंक आपसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवाती है। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज में आपको कम से कम खर्चा देना होता है। अगर आसान भाषा में अगर हम देखने जाए तो इक्विटेबल मॉर्गेज मतलब एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों इस तरह से इक्विटेबल मॉर्गेज है और रजिस्टर्ड मॉर्गेज है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अभी जो जानकारी दी, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।